अक्सर जब किसी बीमारी या किसी शारीरिक चोट की जांच होती है तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल, एकदम ब्लैक एंड वाइट। हाँ, मतलब एकदम किसी इंजीनियरिंग की तरह। मान लीजिए हड्डी टूट गई है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो टूटी हुई सफेद रेखा बहुत ही साफ साफ दिख जाती है। सही कहा, और डॉक्टर बस उस रेखा की तरफ इशारा करता है और कह देता है कि समस्या यहाँ है। और बात खत्म। टूटा है या नहीं टूटा है ये एकदम स्पष्ट होता है। उफ, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसानों को चीजें साफ साफ देखना पसंद है। हम्म। हर चीज को अलग अलग स्पष्ट खानों में बांटना, ये हमारे दिमाग को एक तरह का सुकून देता है। हम्म। हमें लगता है कि अगर हम समस्या को देख सकते हैं तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मन के भीतर दबे पारिवारिक रहस्यों या पीढ़ियों पुराने दर्द और मनोवैज्ञानिक आघात की दुनिया में कदम रखते हैं। ओह, वहां तो कोई एक्सरे काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। वहां अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। कोई मशीन ये नहीं बता सकती कि किसी परिवार की बुनियाद में कितना बड़ा झूठ दफन है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानी बयां करते हैं। एक बहुत ही उलझी हुई कहानी। हाँ, ये मिश्रा परिवार की कहानी है। इस परिवार में विराज है, उसकी पत्नी काव्या है, उनकी छोटी सी बच्ची मीरा और विराज की मां सुधा हैं। ये सब शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद एक बहुत ही भव्य लेकिन काफी पुरानी कोठी में रहते हैं। देखिए, ये कोठी अपने आप में एक किरदार की तरह है। मतलब बाहर से जितनी शानदार और मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। हाँ, और अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। बिल्कुल। और इन सारे रहस्यों का केंद्र है उस कोठी का एक खास हिस्सा। कोठी के ऊपरी माले पर मौजूद एक बंद कमरा, जिसे वो नीली खिड़की वाला कमरा कहते हैं। ओह, जिसके बारे में बात करना भी मना है। हाँ, परिवार का ये सख्त नियम है कि उस कमरे के पास कोई नहीं जाएगा। बताया जाता है कि विराज के पिता की मौत के बाद से उस कमरे का दरवाजा कभी खोला ही नहीं गया। अब हर पुराने घर में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहां जाने की मनाही होती है ना, या कोई ऐसा विषय होता है जिस पर बात नहीं की जाती। अक्सर होता है, हाँ। लेकिन मिश्रा परिवार की कोठी में ये मनाही एक बहुत ही डरावना रूप ले लेती है। मतलब जब छोटी सी बच्ची मीरा पूछती है कि उस कमरे में आखिर क्या है, तो दादी सुधा का जवाब होता है, वहां सिर्फ अतीत के साए हैं। ओह, ये जवाब बहुत कुछ कह जाता है। एक बंद दरवाजा सिर्फ ईंट, पत्थर या लकड़ी का ढांचा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो वे पीढ़ियों के दबे हुए राजों का प्रतीक होते हैं। ये उस अनसुलझे अपराध बोध और उस आघात का भौतिक रूप है जिसका सामना करने से परिवार बहुत डरता है। सही बात है। हमारी आज की ये चर्चा सिर्फ किसी भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे अतीत के साए और छुपाई गई सच्चाइयां समय के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती हैं। और यही आज के इस विश्लेषण का मुख्य मकसद भी है। ये समझना कि कैसे एक परिवार का बोला गया झूठ, अपनी सुविधा के लिए गढ़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी, अंततः उनकी आने वाली पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जैसे कि वो छोटी बच्ची मीरा। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में ही ये देखा जा सकता है कि सामान्य जीवन का जो भ्रम मिश्रा परिवार ने पाल रखा था वो टूटने लगता है। छोटी मीरा रात को नींद में बड़बड़ाती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई मेरे नाम से पुकार रहा है। ये इस बात का पहला संकेत है कि अतीत अब और शांत नहीं बैठने वाला। हाँ। जो बातें पुरानी पीढ़ी हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती है, वो अक्सर घर के सबसे कमजोर या सबसे मासूम सदस्य के माध्यम से अपनी आवाज खोज ही लेती है, यानी नई पीढ़ी के माध्यम से। इसके बाद वो शाम आती है जब अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा है और काव्या को ऊपरी माले से कुछ भारी लकड़ी घसीटने की आवाजें सुनाई देती हैं। सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि जब विराज टॉर्च लेकर ऊपर जाता है, हाँ, वहां कोई नहीं होता। बस उस बंद कमरे के दरवाजे के बाहर ताजा धूल पर किसी के चलने के निशान होते हैं। मतलब वो कमरा जो सालों से बंद था, उसके बाहर कदमों के निशान। सोचिए कितना डरावना रहा होगा। और इसी के तुरंत बाद विराज को अपनी अलमारी में एक पुराना लोहे का ताला मिलता है। उस पर सिर्फ एक चाबी लगी है, लेकिन ताले के पीछे खुरचकर कुछ लिखा है, दूसरी चाबी ही सच की कुंडी खोलेगी। देखिए, ये पंक्ति पूरी कहानी का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। कैसे?
पहली चाबी उस कहानी का प्रतीक है जो परिवार दुनिया को दिखाता है, मतलब वो झूठ जिसके सहारे वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। ओह, समझ गया। लेकिन वो जो दूसरी चाबी है ना, वो कड़वा सच है जिसे उन्होंने हमेशा के लिए छिपा देना चाहा था। विराज जब इस ताले को देखकर झुंझलाता है, हाँ, वो उसे टालने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं सच के साये से वाकिफ है, लेकिन वो उस दरवाजे को अपने दिमाग में हमेशा बंद ही रखना चाहता है। लेकिन दिमाग के दरवाजे और हकीकत के दरवाजे दोनों ही हमेशा के लिए बंद नहीं रहते। कभी नहीं। उसी रात एक तेज धमाका होता है और नीली खिड़की वाला वो रहस्यमयी कमरा अंदर से खुला मिलता है। अंदर से? हाँ, अंदर दीवारों पर एक आदमी की परछाई उभर रही होती है और मीरा चिल्लाती है कि यही वो आदमी है जो उसे नींद में बुला रहा था। अरे बाप रे! और जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो वहां विराज के पिता की एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी से जो सच बाहर आता है, वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उस डायरी में आखिर था क्या? पता चलता है कि कोठी बनते समय एक मजदूर की भयानक मौत हुई थी। घर वालों ने अपनी गलती और लापरवाही छिपाने के लिए झूठ बोला। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस मजदूर की छोटी अनाथ बेटी को इसी घर में पाल लिया। और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि विराज की मां सुधा है। यहीं से उस अपराध बोध के चक्र की शुरुआत होती है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने सुधा को किसी अनाथालय नहीं भेजा, बल्कि अपने ही घर में रखा। ठीक है, आइए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। जब सुधा को यह सच पता चलता है तो वो उस मजदूर की बची हुई चीजों को, जैसे एक पुरानी घड़ी, कुछ कपड़े और मजदूरी की एक अधूरी पर्ची, उन सब को उस दूसरी चाबी के साथ एक पुराने संदूक में रख देती है। जैसे ही संदूक बंद होता है, कमरा अचानक शांत हो जाता है। हवा, परछाइयां सब थम जाती हैं। हाँ, सुधा को लगता है कि उसके पिता की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत बुरी तरह से रिसते हुए फटे हुए पानी के पाइप पर कोई सिर्फ एक छोटा सा सेलो टेप लगा दे और सोचे कि अब घर में बाढ़ नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा। मतलब एक मजदूरी की पर्ची को संदूक में रख देने से सालों का धोखा कैसे मिट सकता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि इस परिवार ने सत्य को कैसे अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ा। उन्होंने एक बच्ची को यानी सुधा को गोद तो लिया, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। क्या ये दया नहीं थी? ये कोई दया का काम नहीं था और ना ही ये कोई सच्चा पश्चाताप था। उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने अपराध बोध को शांत करने के लिए किया था। ये एक तरह का कवर अप था। और जब उस रात नीली खिड़की बंद होती है और वो झूठी शांति छा जाती है, तो वो असल में तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। एक ऐसा तूफान जो पूरे परिवार की जड़ों को उखाड़ने वाला है। हाँ। और वो तूफान तब आता है जब सामान्य जीवन का ये भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। कहानी के दूसरे हिस्से में सच्चाई का कुआं सामने आता है। कुआं? हाँ, होता यह है कि सरकार पास की जमीन पर एक सड़क बनाने का फैसला करती है और वो सड़क ठीक उसी जगह से गुजरने वाली है जहां सुधा के कथित पिता उस मजदूर को दफनाया गया था। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या बन गई होगी उनके लिए। बहुत बड़ी। ये खबर आते ही घर में एक अजीब सी दहशत फैल जाती है और इसका सबसे डरावना असर छोटी मीरा पर होता है। वो रात को उठकर अपनी मां से कहती है, वो बोल रहा है, कह रहा है मुझे उजागर करो। अरे बाप रे! नीली खिड़की से फिर हवा का झोंका आता है और दीवार पर किसी के हाथ का ताजा निशान उभर आता है। यहाँ जो मुझे उजागर करो है, ये सिर्फ उस दबे हुए शरीर की पुकार नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस सत्य की पुकार है जिसे झूठ के परतों के नीचे दबा दिया गया था। जब भौतिक दुनिया में उस दबी हुई जगह को छेड़ा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो सच भी बाहर आने के लिए तड़पने लगता है। बिल्कुल। इस पूरी घटना के बाद विराज तय करता है कि अब इस सच का सामना करना ही पड़ेगा। सरकारी मार्किंग कोठी के पीछे झाड़ियों में मौजूद एक पुराने सूखे कुएं की तरफ जा रही होती है। एक ऐसा कुआं जिसे बरसों पहले भारी ढक्कन लगाकर बंद कर दिया गया था। हाँ, विराज आधी रात को रस्सी लेकर उस गहरे कुएं में उतरता है। नीचे कीचड़ में उसे कुछ लोहे की पेटियां मिलती हैं जिन पर वही 2 चाबियों वाला निशान बना होता है। उफ, फिर उसने खोला उसे। हाँ, जब वो पेटी खोलता है तो अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज निकलते हैं जो पूरी कहानी को ही पलट देते हैं। मजदूर ने कोई गलती या धोखा नहीं किया था, वो पूरी तरह निर्दोष था। मतलब उस पर महज एक झूठा इल्जाम लगाया गया था। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ा झटका उस आखिरी फाइल में था जिसमें ये लिखा था कि सुधा उस मजदूर की असली बेटी है ही नहीं। ओह। अगर सुधा उस मजदूर की बच्ची नहीं है
तो असली बच्ची कौन है? और मिश्रा परिवार ने इतना बड़ा झूठ क्यों गढ़ा? सिर्फ एक मजदूर की मौत को छिपाने के लिए किसी अनजान बच्ची को गोद लेने का नाटक करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो यहाँ कुआं इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। अच्छा। हाँ, इंसान अपने सारे कड़वे सच, सारे आघात और सारे डर इसी तरह मन के किसी गहरे सूखे कुएं में दफना देता है। लेकिन कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। बाहरी प्रभाव जैसे यहाँ सरकारी सड़क का निर्माण उन दबे हुए रहस्यों को उगलने पर मजबूर कर देता है। और जहां तक उस झूठ की बात है, हाँ, वो झूठ क्यों बोला गया? जैसे ही जमीन के नीचे दबे कुएं को छेड़ा गया, परिवार की बुनियाद का सबसे बड़ा रहस्य बाहर आ गया। पहचान का जो भ्रम सुधा ने पूरी जिंदगी जिया था, वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। बिल्कुल। उन्होंने सुधा को इसलिए नहीं पाला था कि वे मजदूर की मौत का प्रायश्चित कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उस मजदूर की मौत का इस्तेमाल सुधा की असली पहचान को छिपाने के लिए किया था। और यहाँ ये कहानी सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये राज कुएं से बाहर आता है, घर के अंदर से मीरा की भयानक चीख सुनाई देती है। मीरा? हाँ, जब सब भागकर ऊपर पहुंचते हैं तो जो नजारा दिखता है वो किसी को भी सन्न कर दे। नीली खिड़की वाला कमरा पूरी तरह खुला है, मीरा कमरे के बीच में खड़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी चमक है। वो डर नहीं रही थी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी माँ काव्या की तरफ देखकर कहती है, वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बेटी हूं। ओह! जो मीरा अब तक इस पूरी डरावनी घटना में एक पीड़ित बच्ची लग रही थी, वो अचानक इस पूरे रहस्य की धुरी बन जाती है। वो दावा करती है कि वो इसी जगह की है। ओए, ये वो मोड़ है जहां कहानी भौतिक दस्तावेजों और पुराने कुओं से निकलकर एक अलौकिक सच्चाई में बदल जाती है। हाँ। और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये अचानक हुआ कोई बदलाव नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों के आघात का चरम रूप है। मतलब वो आघात ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल। पहचान का जो संकट अभी तक सुधा के मन में चल रहा था, वो सीधा छलांग लगाकर अगली पीढ़ी यानी मीरा पर आ गया है। उसी पल कमरे का फर्श अचानक चरमराता है और अंदर की तरफ धंसने लगता है। अरे! फर्श के नीचे एक पुरानी धातु की पट्टी सामने आती है, जिस पर लिखा है, वारिस वही जो याद करे, कुंजी वही जो स्वीकार करें। और फिर फर्श के नीचे से एक और ही दुनिया का, आत्माओं की दुनिया का एक गहरा धुंधला द्वार खुलता है। एक पोर्टल। हाँ, एक द्वार। वहां से दो परछाइयां उभरती हैं। एक तो उसी दुखी मजदूर की है, लेकिन दूसरी एक बहुत ही विशाल और खौफनाक आकृति है, जिसे वास्तविक संरक्षक कहा गया है। ओह, ये तो बहुत डरावना है। और वो संरक्षक बेहद भारी आवाज में कहता है कि इस द्वार को कोई इंसान नहीं खोल सकता था, इसलिए जिसने इसे खोला है वो पूरी तरह इंसान नहीं है। बाप रे, ये सुनती पूरी कहानी का जॉनरा ही बदल जाता है। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से एक सुपरनैचुरल खौफ में तब्दील हो जाती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि विरासत आखिर होती क्या है। हम तो संपत्ति और जमीन को ही विरासत मानते हैं। बिल्कुल। हम आमतौर पर सोचते हैं कि विरासत सिर्फ खून, जमीन या डीएनए से तय होती है, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि अधूरा सत्य, छुपाए गए अन्याय और परिवारों के भीतर दबे हुए पाप कैसे एक द्वार का रूप ले लेते हैं, एक श्राप की तरह। हाँ, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। यहाँ जो सुपरनैचुरल तत्व है, वे असल में उस आघात का भौतिक रूप है। जब कोई परिवार दशकों तक एक भयानक झूठ के साथ जीता है, तो वो झूठ उनके यथार्थ को तोड़ देता है। ये द्वार पीढ़ियों तक खुला रहता है और आने वाली पीढ़ियों को निगलने के लिए तैयार रहता है। मीरा उस परिवार का हिस्सा है, लेकिन अब वो उस अनसुलझे आघात की कुंजी बन चुकी है। ये किसी भी माता पिता के लिए सबसे भयानक दुस्वप्न जैसा होगा। मतलब कल्पना की जा सकती है कि जब विराज और काव्य अपनी बच्ची को उस द्वार के पास ये कहते हुए सुनते हैं कि वो इंसानों की दुनिया की नहीं है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी। बहुत खौफनाक। और फिर वो असली सच्चाई सामने आती है, कहानी का वो चरम बिंदु जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। क्या बताता है वो संरक्षक? वो वास्तविक संरक्षक बताता है कि सालों पहले एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिसमें इंसानों और आत्माओं दोनों दुनियाओं को देखने की क्षमता थी। उस बच्ची की इस जादुई और खतरनाक क्षमता को दुनिया से छुपाने के लिए मिश्रा परिवार ने उसकी पहचान मिटा दी थी। मजदूर की मौत का फायदा उठाकर उसे अनाथ घोषित कर दिया गया। और वो बच्ची मीरा नहीं थी, वो बच्ची सुधा थी। ओह,
यही वो असली राज था जिसे छुपाने के लिए मजदूर को मोहरा बनाया गया था। हाँ, सुधा को इसलिए अनाथ घोषित किया गया था ताकि कोई उसकी असलियत ना जान सके। वो दो दुनिया के बीच की कड़ी थी। लेकिन अगर सुधा वो कड़ी थी तो फिर मीरा का क्या कनेक्शन है? संरक्षक यह रहस्य खोलता है कि मीरा का जन्म इस कोठी में या इस इंसानी दुनिया में हुआ ही नहीं था। उसका जन्म तो उस द्वार के दूसरी तरफ यानी उस आत्माओं की दुनिया में हुआ था। ओह माय गॉड। वह उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा है जिसे किसी तरह इस इंसानी दुनिया में लाया गया था, और अब वह अंधेरी आकृति मीरा को कुंजी के रूप में अंदर वापस बुला रही है। ताकि द्वार खुला रहे? नहीं, वो चेतावनी देती है कि अगर कुंजी अंदर नहीं आई तो यह द्वार कभी बंद नहीं होगा और दोनों दुनिया तबाह हो जाएंगी। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे एक पीढ़ी का बोला गया झूठ दूसरी पीढ़ी को सीधे मौत के मुंह में धकेल देता है। बिल्कुल। परिवार ने सच को सिर्फ इसलिए दबाया ताकि वे अपनी सुविधा और अपनी बनाई हुई झूठी प्रतिष्ठा के साथ जी सकें, लेकिन उस झूठ का कर्ज चुकाने का वक्त आखिरकार आ ही गया। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? क्या इस कर्ज को चुकाने का कोई तरीका था? क्या सुधा ने कुछ किया? हाँ, अपनी पोती मीरा को बचाने की खातिर सुधा कहानी का सबसे बड़ा और अंतिम कदम उठाती है। वो समझ जाती है कि चूंकि वो भी दोनों दुनियाओं की है तो वो भी एक कुंजी बन सकती है। सुधा अपनी उस जागृत शक्ति का उपयोग करती है जिसे उसने जीवन भर दबाकर रखा था। वो मीरा को पीछे धकेलती है और खुद को उस अंधेरे द्वार के भीतर सौंप देती है। अरे बाप रे! वो उस भयानक रोशनी में आगे बढ़ती है और द्वार उसे पूरी तरह निगल लेता है। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ द्वार बंद हो जाता है और कमरा एकदम शांत हो जाता है। ये पूरी कहानी का सबसे मार्मिक क्षण है। नई पीढ़ी को बचाने के लिए पुरानी पीढ़ी को अपने जीवन का, अपनी पहचान का बलिदान देना पड़ता है। हाँ, ये एक तरह का प्रायश्चित है जो बहुत देर से किया गया। लेकिन क्या सुधा के इस बलिदान से सब कुछ सच में ठीक हो गया? कहानी का सबसे सन्न कर देने वाला पल तो एकदम आखिर में आता है। क्या होता है आखिर में? द्वार बंद होने के बाद कमरे की ठंडी दीवार पर एक नया चिन्ह उभरता है। एक बड़ा सा ताला और उसके नीचे लिखा होता है, कुंजी बदल गई। मीरा धीरे से उस चिन्ह पर अपना हाथ रखती है और उसकी आंखें फिर से उसी खौफनाक नीली रोशनी से चमक उठती हैं। वो बहुत ही शांत लेकिन डरावनी आवाज में फुसफुसाती है, द्वार अभी बंद नहीं हुआ। ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि सुधा का इतना बड़ा बलिदान शायद किसी काम ही नहीं आया। यहीं पर इस कहानी की सबसे गहरी और सबसे डरावनी मनोवैज्ञानिक सीख छुपी है। वो कैसे? देखिए, पीढ़ियों का श्राप या पीढ़ियों से चला आ रहा कोई भी आघात सिर्फ एक व्यक्ति के अचानक किए गए बलिदान से नहीं टूटता। जब तक पूरे परिवार के इतिहास को, उस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता, उसका ईमानदारी से सामना नहीं किया जाता, तब तक वो दरवाजा या वो समस्या कभी खत्म नहीं होती। मतलब सिर्फ इंसान बदला, समस्या नहीं? बिल्कुल। ऐसे मामलों में सिर्फ कुंजी बदलती है, ताला नहीं खुलता। सुधा ने खुद को कुर्बान जरूर कर दिया, लेकिन जो झूठ की बुनियाद थी वो अभी भी वहीं की वहीं है। इसलिए वो श्राप अब सुधा से हटकर वापस मीरा पर आ गया है, एक बिल्कुल नए रूप में। ये सच में झकझोर देने वाला निष्कर्ष है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ भूतों, परछाइयों या किसी नीली खिड़की वाले बंद कमरे तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का बहुत ही सटीक और डरावना प्रतीक है कि कैसे परिवारों में दबाए गए राज, झूठे इल्जाम और दूसरों की छिपाई गई पहचानें समय के साथ एक खतरनाक रूप ले लेती हैं। इसे हर रोज के जीवन से भी बड़ी आसानी से जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी समस्याओं, अपनी गलतियों या अतीत के उन कड़वे सच को जिनका वे सामना नहीं करना चाहते, मन के किसी बंद कमरे या सूखे कुएं में धकेल देते हैं। सही बात है। ऐसा लगता है कि उन पर ताला लगा देने से वे गायब हो जाएंगे, लेकिन वे भावनाएं, वे सच्चाइयां कभी मरती नहीं हैं। वे बस सतह पर आने का एक नया और अक्सर ज्यादा विनाशकारी रास्ता खोज ही लेती हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है, जिनका उस मूल अपराध से कोई लेना देना भी नहीं होता। बिल्कुल, वे तो मासूम होते हैं। वे अनजाने में ही उस अनसुलझे अतीत की कुंजी बन जाते हैं। इस कहानी को गहराई से समझने के बाद एक ऐसा सवाल मन में गूंजता रहता है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। कोई भी ये सोच सकता है कि सुधा ने अपनी पोती को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन मीरा की आंखों की वो नीली चमक और उसका ये कहना कि द्वार अभी बंद नहीं हुआ,
एक खौफनाक सवाल छोड़ जाता है। क्या इंसान सच में अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित कर सकता है, या वो सिर्फ उस द्वार की एक नई कुंजी बनकर रह जाता है जो इंतजार कर रही है अगली पीढ़ी का? क्या अतीत कभी सच में मरता है, या वो बस एक नया रूप ले लेता है? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।